Hello everyone, my name is Dalit Sarwar, Masters and MPhil in Environmental Science. So today from this video lecture, I want to make you understand regarding the cycling of nitrogen. So let's start. Right, nitrogen is an element. Element is the pure form of matter, and the smallest form of matter is atom. So one time nitrogen is also atom as well as an element. Cycling of nitrogen is so crucial because it makes proteins inside all living organisms. It helps in the synthesis of proteins. And every energy product or energy content or energy molecules come from the photosynthetic organisms. ये सब फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही एंटर होता है किसी भी इकोसिस्टम के बीच में. सेम हियर मैं बात करूँगा लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जहाँ पर हम सरवाइव कर रहे हैं. इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारे पास एटमॉस्फेयर भी आता है. तो रिजर्वायर सबसे पहले देखते हैं कि नाइट्रोजन के रिजर्वायर कहाँ होते हैं, यानी कि नेचुरली ये कहाँ कहाँ पाई जाती है. नाइट्रोजन का रिजर्वायर एटमॉस्फेयर भी होता है, ओशन भी होता है और लैंड भी होता है. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इनर्ट फॉर्म में होती है, N2 लिख रखा है. N2 मीन्स डाई नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. एक नाइट्रोजन का एटम दूसरी नाइट्रोजन के एटम से ट्रिपल बॉन्डिंग में जुड़ा है. ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये मोर स्टेबल है, इसीलिए इसको हम इनर्ट बोलते हैं. और ये बॉन्डिंग डिपेंड करती है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में. तो ये गैसेस फॉर्म में होती है, इनर्ट होती है. प्लांट्स के लिए ये नामुमकिन है कि इस गैस को एजिमुलेट किया जाए. दूसरा रिजर्वायर होता है ओशन. ओशन में बायोमास की फॉर्म में होती है, यानी कि लिविंग स्ट्रक्चर्स में होती है. देन डिजॉल्व एंड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक्स की फॉर्म में होती है. और देन सोलुबल सॉल्ट्स होते हैं. सोलुबल सॉल्ट्स लाइक नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है और अमोनिया होता है. NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट एंड NO4 अमोनिया. देन डिजॉल्व फॉर्म में भी होता है N2, दैट्स आल्सो इनर्ट, सिर्फ वाटर में डिजॉल्व हुआ रहता है. देन लैंड पोर्शन में बायोटा में होता है, यानी कि लिविंग स्ट्रक्चर्स में होता है. बाकी ऑर्गेनिक मैटर्स में होता है, जो डेड बॉडीज़ होती हैं या डिकेइंग मटेरियल होता है या फिर कोई फूड होता है हमारे पास, उसमें पाई जाती है. अर्थ क्रस्ट में भी होता है. तो बहुत सारे रिजर्वायर जो होते हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन में, और कुछ नहीं भी करते. जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एकदम से N2 को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है साइक्लिंग में. इनडायरेक्टली है, वो एक अलग मेथड है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके सामने. इसी तरीके से यहाँ हमारे पास अर्थ क्रस्ट में जो पाई जाती है वो भी जो है साइक्लिंग में उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहती है. अब साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन कुछ स्टेप्स में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिएशन. सेकंड है हमारे पास नाइट्रोजन एजिमुलेशन. थर्ड है हमारे पास अमोनिफिकेशन. फोर्थ है हमारे पास निट्रिफिकेशन. एंड हमारे पास फिफ्थ है डीनिट्रिफिकेशन. कुछ एसेसरी स्टेप्स भी हैं, जैसे डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन टू अमोनियम, देन एनारोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन, देन अदर प्रोसेसेस. अदर प्रोसेसेस में हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोडक्शन होता है हैबर-हेस प्रोसेस के द्वारा, जो हम नाइट्रेट बनाते हैं. और देन लाइटनिंग भी एक्स्ट्रा होता है, जो कि इनमें इन्वॉल्व नहीं होता है. जनरली साइक्लिंग में ऐसा होता है कि इसकी केमिकल फॉर्म्स जो होती हैं वो चेंज होती हैं. जैसे सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में होती है. एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में होता है. N2 से ये चेंज होता है NO2 में, देन NO3 में. देन ये प्लांट्स एजिमुलेट करते हैं. कभी कभार प्लांट्स अमोनिया भी एजिमुलेट करते हैं, बिकॉज कभी कभार लैंड पोर्शन में
नाइट्रेट से अमोनिया भी बन जाता है। तो प्लांट्स की ये बोथ एजिमुलेटरी फॉर्म है, प्लांट्स इन दोनों को एजिमुलेट कर सकती हैं और ये एजिमुलेट करने के बाद बनता है प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर। और ये प्रोटीन जो है, मान लो अगर फॉर सपोज प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, तो फिर फूड वेब या फूड चैन के द्वारा नेक्स्ट स्टेप में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन तक जाता रहता है, एंड सिमिलरली अप टू हायर लेवल्स। तो टॉप कॉर्निवर्स के पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्लांट से आ रखी होती हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप है। इसमें नाइट्रोजन फिक्स करी जाती है, यानी कि फिक्स फॉर द एजिमुलेशन ऑफ प्लांट्स। तो जनरली एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में होती है। तो इसकी फिक्सेशंस 3 डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा होती है। नंबर 1 होती है बाय बैक्टीरिया, एंड नंबर 2 होती है बाय लाइटनिंग, एंड नंबर 3 होती है बाय आर्टिफिशियल मीन। आर्टिफिशियल मीन से जो होती है वो अप टू 30% ऑफ नाइट्रोजन फॉर द एजिमुलेशंस ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस आर्टिफिशियल मेथड। बट नेचुरली जो होती है वो बैक्टीरियाज के द्वारा ही होती है। बैक्टीरियाज को हम 2 ही क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक जो फ्री लिविंग होते हैं और दूसरे जो हमारे पास सिम्बियोटिक फॉर्म में होते हैं या म्यूचुअलिस्टिक फॉर्म में होते हैं। तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर और दूसरा होता है रहिजोबियम। जो एजोटोबैक्टर होता है ये एरोबिक होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और जो राइजोबियम होता है ये किसी प्लांट्स के साथ एसोसिएट होता है, क्योंकि इसको जो एनर्जी चाहिए होती है ये खुद की एनर्जी सिंथेसाइज नहीं कर सकता। बट एजोटोबैक्टर जो होता है ये खुद इसी प्रोसेस के द्वारा रिलीज़ करी गई एनर्जी खुद के लिए भी इस्तेमाल कर लेता है। बट राइजोबियम इन केस में ऐसा नहीं करते। राइजोबियम प्लांट्स की, लिग्यूमिनस प्लांट्स की नोड्यूल्स यानी रूट हेयर्स के ऊपर पाए जाते हैं और ये प्लांट्स के लिए नाइट्रेट फिक्स करते हैं और बदले में प्लांट्स इनको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। एंड मे बी समटाइम्स ये बैक्टीरिया नाइट्रेट्स से भी आगे यानी कि अमोनिया तक भी बना लेते हैं। अमोनिया भी एजिमुलेटरी फॉर्म है प्लांट्स के लिए। और आर्टिफिशियल मीन से हैबर-बोश प्रोसेस जो होता है इससे 30% जो होती है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं हम आर्टिफिशली। और ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसमें हम हाइड्रोजन सोर्स से क्या करते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं। 12 टाइम्स हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं हम 4 टाइम डाई नाइट्रोजन से। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास अमोनिया होता है, NH4 होता है। सेकंड प्रोसेस है हमारे पास एजिमुलेशन, यानी कि जो फॉर्म्स प्लांट्स के लिए अच्छी होती हैं, जिनको प्लांट्स इनटेक कर सकते हैं, वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती हैं। वो होती हैं नाइट्रेट होती है या फिर अमोनिया भी हो सकती है, और ये सॉइल में होते हैं। तो इसलिए प्लांट्स अपने रूट हेयर का इस्तेमाल करते हुए इनको सक कर लेते हैं, ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको अपनी बॉडी के अंदर भेजते हैं। उसकी सिंथेसिस होती है, फर्दर अमाइनो एसिड बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है क्लोरोफिल के अंदर, और फाइनली इसका प्रोटीन जो है बनाया जाता है। सो ये जो प्रोसेस है एजिमुलेशंस में NO3 या अमोनिया इनटेक करके प्रोटीन की सिंथेसिस करी जाती है फाइनली। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन में ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा था कि एजिमुलेशन के बाद प्लांट अपनी बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन बना लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं। अब प्लांट्स की ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डेथ होती है, या फिर प्लांट पार्ट्स से एनिमल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब हेर्बीवोर्स, जैसे सबसे पहले फीड करने वाले प्लांट्स पर हेर्बीवोर्स होते हैं, हेर्बीवोर्स के बाद जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो एक फूड साइकिल में जब ये प्रोटीन्स हायर लेवल तक जाती हैं, तो जिस भी ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कभी ना कभी वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। जब उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद प्रोटीन जो होती है वो वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे ये लिखा है,
GSGLN synthase cytosolic and plastic glucose to oxoglutarate aminotransferase ferroxylin and NADPS dependent. Number third, GDH glue dehydrogenase. सो अमोनिया जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज होने के बाद बनता है प्रोटीन से, तो वो ऑब्वियसली सॉइल पोर्शन के बीच में आ जाता है. सो नेक्स्ट स्टेप इज न्यूट्रिफिकेशन. न्यूट्रिफिकेशन में ऐसा होता है, जो अमोनिया अमोनिफिकेशन के द्वारा सॉइल में आया होता है, उस अमोनिया की वापस कन्वर्जन होती है नाइट्रेट्स में या फिर नाइट्राइट्स में. और ये काम करते हैं हमारे पास बैक्टीरियाज, और इन बैक्टीरियाज को हम न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरियाज कहते हैं. ये बैक्टीरियाज हमारे पास नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर है. अब ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, जो नाइट्रेट्स होते हैं, जो नाइट्राइट्स होते हैं, ये एनोनिक फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि ये आयंस होते हैं एक किस्म के, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो इसलिए सॉइल के लिए ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्ड करके रखे. तो क्या होता है कि या तो ये वापस डाइनाइट्रोजन में कन्वर्ट होने के कगार पर होते हैं, या फिर ये लीच डाउन हो जाते हैं इन ग्राउंड वाटर थ्रू रन ऑफ, या फिर कैपिलरी पोर्स के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब होता है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए, उसके द्वारा वो ग्राउंड वाटर तक चले जाते हैं. हाँ, अगर ये यहीं पर रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको आप कहते हैं यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशंस में ऐसा होता है कि जो हमारे पास ये नाइट्रोजन होता है, यानी कि नाइट्रेट्स या नाइट्राइट होता है, तो इससे जिस जगह पर वो मौजूद होते हैं वो वहाँ से रन ऑफ के द्वारा किसी वाटर बॉडी में चले जाते हैं. वहाँ एक्सेसिवली इनकी एडिशन हो जाती है. तो इनकी एडिशन से प्लांट्स की ग्रोथ एक्सेस हो जाती है. मान लो अगर किसी वाटर बॉडी के बीच में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज बाई वॉल्यूम से आ गए हैं, तो उस प्लांट बॉडी के बीच में प्लांट्स की ग्रोथ एक्सेस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिससे वहाँ के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक फिशेस हैं, सो उनकी डेथ हो सकती है. उनकी डेथ दो कारण से हो सकती है. एक तो ऐसा होता है कि ये एल्गल ब्लूम बना लेते हैं कि लाइट इनसाइड वाटर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, और दूसरा ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगती है. और ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने से क्या हो जाता है कि जो फिशेस होती हैं वहाँ की, उनमें हाइपोक्सिया होने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगती है, तो सफोकेशन से उनकी डेथ हो जाती है. और अगर उस वाटर बॉडी में से अगर कोई एज अ ड्रिंकिंग वाटर अपने लिए इस्तेमाल करता है उस पानी का, तो अगर रेगुलरली कंटिन्यूसली वो कुछ अरसे तक इस्तेमाल करता है उस पीने के पानी का, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर भी इस नाइट्रोजन की जो है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मिथेमोग्लोबिनीमिया. इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम भी दिया जाता है. वो इसलिए दिया जाता है बिकॉज जिस टाइम हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस नाइट्रोजन हो जाती है, तो हमारी जो ब्लड वीन्स या ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की जो कलरेशंस होती है वो ऑलमोस्ट ब्लू होने लगती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम भी दिया जाता है. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डीन्यूट्रिफिकेशन. डीन्यूट्रिफिकेशन में ऐसा होता है कि ये एक परफेक्ट प्रोसेस है जिसके द्वारा एग्जैक्टली जो एटमॉस्फेयर से डाइनाइट्रोजन आ रही होती है हमारे इस फूड साइकिल में या फूड चेन में, तो वापस गैसेस फॉर्म में चली जाती है. और इसको बखूबी ये काम निभाते हैं बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको हम सीडोमोनास और पैराकोकस बोलते हैं. ये एनारोबिक कंडीशंस में काम करते हैं, और ये रेस्पिरेशन के लिए, देखो मैंने एक बोल दिया कि एनारोबिक कंडीशन में काम करता है. एनारोबिक रेफर्स टू जिसमें हम ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये काम कर रहे होते हैं, तो रेस्पिरेशन की तो इनको रिक्वायरमेंट होती है. तो ऑक्सीजन के बजाय ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए. तो फॉर सपोज ये रेस्पायर करते हैं
ये NO3 अगर अपनी बॉडी में लेते हैं तो एलिमिनेट करते हैं नाइट्रोजन एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इस तरीके से जो हमारी डाई नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आई होती है हमारे फूड चेन में, वो वापस चली जाती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन टू अमोनियम। जैसा कि मैंने लास्ट स्टेप में डीनिट्रिफिकेशन में आपको बताया कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो वापस करते हैं हमारी गैसेस नाइट्रोजन को, डाई नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जगह इस्तेमाल करते हैं उसको। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे माइक्रोब होते हैं, और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं कि जो भी नाइट्रेट पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है या फिर नाइट्राइट पाया जाता है हमारी सॉइल के बीच में, इन सब को एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं और इसका डाई नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इस तरीके से हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस अपने रिजर्वायर में पहुंच जाती है। तो ये साइक्लिंग जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। तो लाइटनिंग से कैसे नाइट्रोजन फिक्स करी जाती है। आपको तो ये पता है कि नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट ही एसिमिलेटरी फॉर्म्स होती हैं। सो हमारे पास बहुत सारी गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन के जो होते हैं ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस से या वेहिकुलर ट्रैफिक से या किसी और सोर्स से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसको हम जनरली नॉक्स बोलते हैं। नॉक्स एज अ प्लूटेंट जो है ये काम करता है, ये हमारी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। सो जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग से ऐसा होता है कि वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो एक ऐसे कंपाउंड में या ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आसानी से रेन ड्रॉप के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो बारिश के पानी के साथ इनके प्रेसिपिटेशन के साथ उसकी बॉन्डिंग होने पर वो प्रेसिपिटेट्स के साथ सॉइल में आ जाता है, जहाँ आके हो सकता है कि वो डायरेक्टली NO3 में या फिर NO2 में कन्वर्ट हो रहा हो। तो डायरेक्टली हमारी लैंड पोर्शंस पर आता है, जहाँ से जो प्लांट्स हैं इजीली उसको एसिमिलेट कर लेते हैं। ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, एरोज दे रखे हैं इसके लिए कहाँ से किधर आता है नाइट्रोजन। तो फाइनली जाके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस उस जगह अपने रिजर्वायर में रिस्टोर हो जाता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट रिगार्डिंग द नाइट्रोजन साइक्लिंग। सो नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में ये काम आता है, इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको इसमें बैक्टीरियाज़ के नाम पूछे जाते हैं, कौन सा न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, कौन सा डीन्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, और कौन सा बैक्टीरिया फिक्सेशन करता है फ्रीली, और कौन सा होता है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में होता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है आपको कि एटमॉस्फेयर में जो एज अ प्लूटेंट ऑक्साइड्स होती हैं नाइट्रोजन की, वो कौन कौन सी होती हैं। एक ऑक्साइड बताई जाती है N2O। इसमें N2O को जनरली लाफिंग गैस कहा जाता है, और वो एज अ प्लूटेंट एक्ट करती है एटमॉस्फेयर में, बट उसका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है नाइट्रोजन साइकिल में। नेचुरल कंडीशंस में N2O बहुत अनस्टेबल होता है और बहुत कम प्रोडक्शन होती है उसकी, लेकिन आर्टिफिशली इसको इंडस्ट्रियली बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग होता है, और इसको किसी एक चैम्बर में या फिर किसी भी पॉट में इसको जो है सेव करके एक्सपोर्ट करा जाता है। और लाफिंग गैस इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज जब इनहेल करते हैं हम अपनी बॉडी के बीच में इसको, तो इनहेलेशन पर हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं। तो मसल स्ट्रेच करने से यूँ लगता है कि आदमी हंस रहा है या स्माइल कर रहा है, तो इसलिए इसका ये कॉमन नेम है लाफिंग गैस। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।